बच्चों, कक्षा 11 के छात्रों का एक बार पुनः मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं 5वीं यूनिट और 5वीं यूनिट का जो पहला लेसन है वो है द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास प्रत्येक भौतिक निकाय का एक ऐसा संबद्ध बिंदु है जो जिसकी संपूर्ण गति उस निकाय की गति को अभिलक्षित करता है। यदि उस निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो तो बाह्य बल के द्वारा जो निकाय की जो गति होगी वो उस द्रव्यमान केंद्र की गति, मानो ऐसा लगता है कि जो संपूर्ण निकाय की जो गति है वही उस द्रव्यमान केंद्र की गति है और पूरा द्रव्यमान ही उस केंद्र पर, उस संबद्ध बिंदु पर क्या हो, टिका हो और उसका जो उस द्रव्यमान का उस जो पूरे निकाय की जो गति होगी वो उस कण की गति होगी जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान क्या है, निहित है, ऐसा लगता है। ठीक है। और बल भी जो बाह्य बल काम कर रहा है उस निकाय के उस बिंदु पर ही काम कर रहा हो, तो इस प्रकार के बिंदु को हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। बच्चों, द्रव्यमान केंद्र जो है, मैं आपको समझाया कि किसी निकाय का वह बिंदु, किसी निकाय से संबद्ध वह बिंदु जिसकी गति संपूर्ण निकाय की गति को अभिलक्षित करती है, तथा यदि उस बिंदु पर, उस निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो तो मानो यह प्रतीत होता है कि उस कण का द्रव्यमान, उस कण पर ही संपूर्ण निकाय का क्या है, द्रव्यमान हो और उसकी गति ही संपूर्ण निकाय की क्या हो, गति हो और उस कण पर जो बाह्य बल जो काम कर रहा है वो उस कण पर ही, उस बिंदु पर ही क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो। इस प्रकार के बिंदु को हम कहते हैं उस निकाय का सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास ज्ञात करने के लिए, जिसको हम कह रहे हैं बच्चों RCM, सेंटर ऑफ मास, जो स्थिति सदिश होता है उसको हम किस तरीके से गणना करते हैं। दो निकाय, दो कणों वाले निकाय, दो कणों वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र, दो कणों वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र हमने निकालना है, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, उसका द्रव्यमान किस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है। दो कणों वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र हम किस तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों, हम क्या मानते हैं इसमें कि माना कोई एक एक्स अक्ष, एक जो है कार्तीय तल है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वहां पर कोई बिंदु O है। अब इस यहाँ पर जो है दो कणों से बना हुआ एक ऐसा निकाय है, एक सिस्टम ऑफ जो है सिस्टम है, निकाय है जो दो कणों से मिलकर बना है, A और B से। ठीक है। और उसकी जो है मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है, मूल बिंदु O से जो स्थिति सदिश है वो आपकी हो जाएगी, A की जो स्थिति हो जाएगी वो R1 है। माना इस पिंड का, इस कण का जो द्रव्यमान है M1 और इसकी स्थिति जो है मूल बिंदु से R1 है। ठीक है। उसी प्रकार से मूल बिंदु O से B की जो स्थिति है उसको हम दिखा रहे हैं, उसका द्रव्यमान M2 है और उसकी स्थिति सदिश है वो हमने बताया वो R2 है। अब इस AB, दो कणों से बना जो निकाय AB है, उसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास है C। ठीक है। अब ये जो C है, तो ये C सेंटर ऑफ मास हमने निकालना है, दो कणों से बने निकाय का जो सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसकी मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश हम निकालेंगे वो निकालेंगे बच्चों RCM। ठीक है। उसकी जो स्थिति सदिश हो जाएगी वो है RCM। तो यहाँ पे जो है हमने दो कणों से बने निकाय का, माना दो कणों से बना एक निकाय हमारे पास AB है जिस पर पहले कण का द्रव्यमान M1 और उसकी मूल बिंदु से स्थिति जो है सदिश है R1। ठीक है। और दूसरा कण हमारा जो B है उसका जो है द्रव्यमान M2 और मूल बिंदु से उसकी स्थिति है R2 है।
तो यहाँ पर यदि हमने द्रव्यमान केंद्र निकालना है, बिंदु O के साथ द्रव्यमान केंद्र C के सापेक्ष O का जो स्थिति सदिश है, ठीक है, वो हमने RCM निकालना है। सेंटर ऑफ माना इसका जो दोनों कोणों से बने निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या है, C है। तो यहाँ पर जो RCM हम निकालेंगे तो RCM बराबर हो जाएगा R सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश है वो हो जाएगा M1 R1, ठीक है, प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। जहां पर RCM ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश से हम इसको क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो जो हम निकालेंगे, जो द्रव्यमान केंद्र हम निकालते हैं वो हमारा हो जाएगा दो कोणों से बने निकाय का R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2, ठीक है, M2 R2, ठीक है, बटे M1 M2, ठीक हो गया। अब जो है हम निकालेंगे बच्चों इसमें n कोणों से बने निकाय का, n कोणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र किस तरीके से हम निकालेंगे वो हम अभी निकाल के दिखाते हैं। दो कोणों से बने निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र हो गया, ये निकल गया बच्चों हमारा R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1। अब इसको हम यदि पक्षांतर कर देते हैं, इधर उधर जो है वज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, ठीक है। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि दोनों कणों का जो द्रव्यमानों का जो योग है, दोनों दो कणों से बना जो निकाय है M1 और M2, उनके द्रव्यमानों का योग तथा सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति सदिश है RCM जिसको मैं कह रहा हूं, उनका जो गुणनफल होता है वो अलग अलग द्रव्यमानों के निजी या अलग अलग द्रव्यमानों के या निजी द्रव्यमानों के स्थिति सदिश के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हमने कहा कि दो कणों से बने निकायों का द्रव्यमानों का जो योग तथा उन द्रव्यमानों का सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति सदिश का जो गुणनफल है वो अलग अलग द्रव्यमानों के स्थिति सदिश के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये कंडीशन हमारी जो होती है वो कहलाती है कि दो कणों से बने निकाय की स्थिति सदिश। अब यहाँ पे जो है क्या क्या कंडीशन है इसमें, यदि हम देखते हैं बच्चों कि यदि विशेषताएं इसकी क्या है कि यदि पहली कंडीशन यदि होती है कि यदि M1 इज इक्वल टू M2 के, तो यदि M1 इज इक्वल टू M2 के हो जाएगा तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो यदि दोनों का द्रव्यमान M1 बराबर M2 बराबर किसके, M के हो, तब क्या होगा, तब हमारा देखेंगे आप, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2M, ठीक है, R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये M हो जाएगा तो ये हो जाएगा M कॉमन आ जाएगा, M1 M2 की जगह पे हमने क्या रख दिया, M रख दिया, M कॉमन आ गया, R1 प्लस R2, तो इसलिए M से M क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जो स्थिति सदिश है, जो सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे 2, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति हो जाएगी वो R1 और R2 के योग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हो गया। अब इस कंडीशन में दूसरी विशेषता इसकी ये है, दूसरी विशेषता है कि यदि सेंटर ऑफ मास, दूसरी कंडीशन है यदि RCM इज इक्वल टू 0, यदि RCM क्या है, 0 है, जो द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति सदिश R सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, तो हम जो देखेंगे वो हमारा हो जाएगा, हमने बताया था M1 प्लस M2 R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू किसके होता है, M1 R1, ठीक है, पहले द्रव्यमान का स्थिति सदिश
प्लस दूसरे द्रव्यमान का स्थिति सदिश। तो यदि R सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 हो जाएगा, अर्थात जो सेंटर ऑफ मास है वो मूल बिंदु पर हो। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो, मूल बिंदु पे हो। तो ये तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा m1r1 प्लस m2 r2। ठीक है, यदि हम इसको इधर उधर कर लेते हैं तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। यदि हम क्या निकालें, यदि हम जो है r1 निकालें, r1 बटे r2 इज इक्वल टू माइनस m1 बटे m2, सॉरी m2 बटे m1, अर्थात m2 इज ग्रेटर देन m1 की। m2 का द्रव्यमान क्या होगा, m1 से ज्यादा होगा, तथा r1 इज लेस देन, ठीक है, और r2 इज लेस देन r1 की। ठीक है, तो बोलने का मतलब है दो विशेषताएं मैंने इसकी बताई कि दो कणों से बने निकाय की जो दो कणों से बने निकाय का जो मैंने बताया कि यदि जो है यदि पहली कंडीशन में मैंने आपको बताया यदि m1 और m2 किसके बराबर है, m के, तो उस कंडीशन में हमने सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस निकाली, सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति सदिश निकाली, वो निकाली r1 बटे r2 अपॉन 2। ठीक है, कि दोनों द्रव्यमानों के स्थिति सदिश के योग का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास होता है, अर्थात कि दो निकायों से जो दो कणों से बना जो निकाय होगा उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो द्रव्यमान केंद्र इन दोनों कणों के बीच में ही होगा। अब समझ में आ रही बात, दो कणों से जो बना निकाय होगा उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो उन दोनों कणों के बीच में ही होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं, अब हम बनते हैं n कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। पढ़ते हैं n कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। तो हम देखते हैं n कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ये सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। माना कोई निकाय जो n कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि x अक्ष और y अक्ष कार्तीय तल मैंने बनाया, y अक्ष और x अक्ष। ठीक है, और इसकी जो है माना कोई सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास है, कोई सिस्टम ऑफ जो है n पार्टिकल, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है, n कणों से बना कोई निकाय हमारे पास इस तरीके से निकाय है जिसका मूल बिंदु से जो स्थिति है, माना ये जो निकाय है वो n कणों से मिलकर के बना हुआ है, m1 m2 mn और ये सेंटर ऑफ मास है c। माना जो ये निकाय है इसका सेंटर ऑफ मास c है और ये n कणों से मिलकर के बना हुआ है, m1 m2, इसी प्रकार से हम कहेंगे m3। ठीक है, तो जिसकी मूल बिंदु से स्थिति है, m1 की जो स्थिति है वो r1, मूल बिंदु से m2 की स्थिति है r2, मूल बिंदु से m3 की स्थिति है r3, मूल बिंदु से mn की स्थिति है, nवें कण की स्थिति है rn। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की जो मूल बिंदु से स्थिति है वो है आपका rcm। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कि n कणों से बने निकाय, माना n कणों से बने निकाय, माना n कणों से बने निकाय, n कणों से बने निकाय के
द्रव्यमान क्रमशः N1 M1 M2 Mn है, ठीक है। n कणों से मिलकर के कोई निकाय बना है जिसका द्रव्यमान M1 M2 Mn तथा द्रव्यमान कणों के द्रव्यमान का स्थिति सदिश R1 R2 Rn है, ठीक है। और इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो है C, और O के सापेक्ष C का जो द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा O के मूल बिंदु O के सापेक्ष C का, C मीन्स द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जिसको हम बोल रहे हैं RCM, ठीक है। सूत्र हो जाएगा RCM इज इक्वल टू M1 R1 पहले कण की स्थिति सदिश, दूसरे कण की स्थिति सदिश, n कणों से मिलकर निकाय बना हुआ है, तो ये हो जाएगा MN Rn की स्थिति सदिश, nवें कण की स्थिति सदिश अपॉन ये हो जाएगा R1 प्लस ये हो जाएगा M1 प्लस M2 Mn, ठीक है। अब हम देखते हैं यदि हम इसको सही करते हैं तो, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास की जो स्थिति सदिश हो जाएगी वो हो जाएगी समेशन Ni बराबर 1 हम लिख देते हैं। इसको हमने लिख दिया Mi Ri अपॉन इसको हम लिख दिया सिग्मा समेशन, ये हो जाएगा समेशन I बराबर 1 n, ये हो जाएगा Mi, ठीक है, जहां I बराबर क्या है 1 है। अब आप देख रहे हैं टोटल, क्योंकि हम जानते हैं समेशन Mi, ठीक है, Ni बराबर 1, जो Mi है वो किसके बराबर है M की, अर्थात निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान निकाय का जो संपूर्ण द्रव्यमान है, ठीक है। तो जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो आपका आ गया n बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो संपूर्ण द्रव्यमान हो गया ये हमारा निकल गया, जिसको हम कह सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं M1 प्लस M2 Mn किसके हो जाएगा, वो किसके हो जाएगा M के, ठीक है। अब इसमें विशेष स्थितियां देखिए आप, स्थितियां हम इसमें निकालते हैं। विशेष स्थितियां क्या क्या होंगी, विशेष स्थितियां क्या क्या होंगी, यदि कणों के यदि निकाय के कणों का द्रव्यमान M1 प्लस M2, ठीक है, M1 M2 Mn वो किसके है M के बराबर है, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमने लिख लिया कि R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, R जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा तो R सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा M सिग्मा n I बराबर 1, हो जाएगा Ri अपॉन M। अब चूंकि आप जानते हैं जो M, चूंकि प्रत्येक जो
हमारा जो निकाय है उस निकाय चूंकि n कणों से मिलकर के बना हुआ है और प्रत्येक कण का द्रव्यमान क्या है, m है, और कणों की संख्या क्या है, n है, तो m किसके हो जाएगा, हम जानते हैं कि m किसके हो जाएगा, m बराबर हम लिख सकते हैं m एक कण का द्रव्यमान और कणों की संख्या कुल क्या है, n है, तो m गुणा गया n की। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा m समेशन n i बराबर 1, ये हो जाएगा r i अपॉन m n। m से क्या हो गया, m कैंसिल। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, r जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है, सिग्मा n i बराबर 1 r i। तो सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश है वो उसके ज्यामितीय जो वो है उसके जो है क्या होगा, संपाती होगा। जो ज्यामितीय सदिश के क्या होगा, संपाती होगा। मतलब जो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश होगा वो द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति है उसके ज्यामितीय सदिश के क्या होगा, संपाती होगा। अब दूसरी विशेषता क्या है, यदि दूसरी विशेषता हमारे पास है कि यदि दूसरी विशेषता है कि यदि हमारा जो है दूसरी विशेषता होगी r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। यदि r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा r सेंटर ऑफ मास को हम यदि क्या कर देते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं r सेंटर ऑफ मास जो स्थिति सदिश है द्रव्यमान केंद्र की वो है सिग्मा n i बराबर 1 m i r i। ठीक है, अब इसको हमने गुणा करेंगे अपॉन सिग्मा n i, इसको हम लिख रहे हैं m i, या हम इसको लिख देते हैं m। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, m हो गया। अब इसको हम यदि इधर गुणा कर देते हैं तो m गुणा गया r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समेशन n i बराबर 1 m i r i। ठीक है, अब यदि यहाँ पे जो है द्रव्यमान हमारा जो है, यदि द्रव्यमान मैंने कहा कि यहाँ पर जो है r सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश है वो यदि हमारा शून्य हो जाता है, तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर यदि हम r सेंटर ऑफ मास क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 बराबर सिग्मा n i बराबर 1, ठीक है, m i r i के। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान के कणों का जो द्रव्यमान केंद्र के परितः जो आघूर्ण होगा, आघूर्णों का योग क्या होता है, 0 होता है। अर्थात हमें यह स्पष्ट होता है, इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि जो है द्रव्यमान, इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान की कणों का अर्थात सिग्मा n i बराबर 1 m i r i बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि द्रव्यमान के कणों का जो द्रव्यमान केंद्र के परितः, द्रव्यमान के कणों का द्रव्यमान केंद्र के परितः जो आघूर्ण हो जाएगा वो आघूर्णों का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरी स्थिति द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का जो कार्तीय तल है। तीसरी चीज हमारा, तीसरी विशेषता इसकी है द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का कार्तीय तल, जो कार्तीय तल होगा द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश द्रव्यमान का जो कार्तीय तल होगा वो होगा सदिश के कार्तीय तल। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के कार्तीय तल।
ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों कि जो द्रव्यमान केंद्र का जो कार्तीय तल है, द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश का जो कार्तीय तल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा एक्स सी एम आई प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा वाई सी एम जे प्लस जेड सी एम के, ठीक है। मतलब जहां पर जो है एक्स वाई जेड जो है द्रव्यमान केंद्र का जो स्थिति सदिश के एक्स वाई और जेड क्या है, एकांक सदिश है। एक्स वाई जेड के एकांक सदिश आई जे और के हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड के एकांक जो सदिश हैं वो क्या है, आई जे के हैं। तो इस कंडीशन में हम यदि निकालते हैं, हम एक्स एम निकालते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो आ जाएगा आपका एक्स वन, ये हो जाएगा आपका एक्स वन, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष जो स्थिति सदिश हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी एक्स अक्ष के सापेक्ष जो स्थिति सदिश हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स वन एम वन प्लस एक्स टू एम टू डॉट डॉट एक्स एन एम, ठीक है, अपॉन द्रव्यमान हो जाएगा एम वन प्लस एम टू डॉट डॉट एम एन तक, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो एक्स अक्ष के सदिश, एक्स अक्ष की अनुदिश जो है, जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एक्स सी एम बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एन आई बराबर वन, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स एक्स आई एम आई अपॉन सिग्मा एन आई बराबर वन, ये हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा एम आई की। और ये एम आई क्या है कि टोटल एक्स अक्ष में टोटल कणों का जो द्रव्यमान होगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एन आई बराबर वन एक्स आई एम आई बटे वन अपॉन एम, ठीक है। ये हमारा जो है एक्स अक्ष के सापेक्ष जो है सेंटर ऑफ मास का जो है स्थिति सदिश निकल गया। उसी प्रकार से वाई अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम, वो निकल जाएगा वाई वन एम वन प्लस वाई टू एम टू डॉट वाई एन एम एन अपॉन ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री डॉट डॉट एम एन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं एन बराबर एन आई बराबर वन, इसको हमने लिख दिया वाई आई एम आई, और इसको टोटल लिख दिया हमने सिग्मा एन आई बराबर वन, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एम आई की, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, फाइनली हमने इसको लिख दिया एम आई, वाई अक्ष में जितने भी कणों का जो वाई अक्ष में स्थित एन कणों का जो द्रव्यमान हो जाएगा उसको हम क्या लिख रहे हैं, वन अपॉन एम लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं, एम बराबर हो जाएगा सिग्मा एन आई बराबर वन, ठीक है, ये हो जाएगा वाई आई एम आई, ठीक है। तीसरी स्थिति जेड अक्ष के सापेक्ष, जेड अक्ष के सापेक्ष, जेड अक्ष के सापेक्ष सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा जेड सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा जेड वन एम वन प्लस जेड टू एम टू डॉट डॉट जेड एन एम एन, ठीक है, और बटे एम वन प्लस एम टू डॉट डॉट एम एन। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों M1 जो कण है उसकी जेड अक्ष में जो स्थिति है वो Z1 M1 है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से स्थिति सदिश में दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, इसको यदि हम लिखें टोटल तो सिग्मा में लिखें n बराबर i बराबर 1, ये हो जाएगा जेड आई एम आई बटे
सिग्मा एन ये हो जाएगा, ठीक है, बटे समीशन एन आई बराबर 1 ये हो जाएगा एम आई, ठीक है। और तो एम आई क्या हो गया, जो निकाय है उस जेड अक्ष में स्थित निकाय के कणों का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या है, एम है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/m, ठीक है, 1/m समीशन एन आई बराबर 1 जेड आई एम आई, ठीक है। तो बच्चों हमने 3 चीजें बताई, एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का जो स्थिति सदिश है, RCM की जो स्थिति सदिश है उसका कार्तीय तल है। ये 3 जो सेंटर ऑफ मास है वो 3 दिशाओं में, मतलब 3 एक्सेस में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में उनकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमने निकाला एक्स अक्ष में सेंटर ऑफ मास, वाई अक्ष में सेंटर मास और जेड अक्ष में सेंटर मास, और उनकी स्थितियां, एक्स अक्ष में स्थिति, वाई अक्ष में स्थिति और जेड अक्ष में उन द्रव्यमानों की जो स्थिति है उसको निकाला, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो एक्स आई है, एक्स आई, वाई आई और जेड आई, ये जो है कोणों की, एक्स अक्ष में एनवे कोणों की स्थिति, एक्स अक्ष में आयव्य कण की स्थिति, वाई अक्ष में आयव्य कण की स्थिति और जेड अक्ष में आयव्य कण की स्थिति है, ठीक है। और आर सेंटर में आर एक्स एम, वाई एक्स एम और जेड एक्स एम है। ये जो है आरसीएम के तीनों अक्षों में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया। बच्चों इससे संबंधित हमारे पास न्यूमेरिकल भी आते हैं, उन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।